नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको जो पिछली वीडियो दिया है, उस वीडियो में हमने बात की थी विधि के स्रोत की और विधि के स्रोत में हमने रूढ़ि और प्रथा की बात की थी। तो अगला जो हमारा स्रोत होगा वो विधायन होगा, यानी कि लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसके संबंध में ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इस किन शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न वित्त शास्त्रियों के द्वारा लेजिस्लेशन के बारे में, विधायन के बारे में क्या कहा गया है। फिर हम देखेंगे कि विधायन कितने प्रकार के हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि विधायन को कौन से शास्त्रियों ने इसको संहिताबद्ध करने की बात कही और किन्होंने इसकी जो बात की है कि असंहिताबद्ध भी इसको रखा जाए। फिर ये हम देखेंगे कि प्रत्यायोजित विधायन क्या है, प्रत्यायोजित विधायन की क्या सीमाएं होनी चाहिए, उसकी की आवश्यकता क्या है थी, और उसके बाद उस पर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाता है। ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं लेजिस्लेशन की, यानी कि विधायन की। तो विधायन की बात करते हुए विधायन का जो अर्थ है वो अंग्रेजी भाषा के जो हम वर्ग इसका देखेंगे शाब्दिक अर्थ के रूप में, और ये देखेंगे किस शब्दों से मिलकर बना है। तो विधायन जो है अंग्रेजी भाषा के लेजिस्लेशन शब्द से मिला है, जो दो शब्दों से लेजिस और लेशियो से मिलकर बना है, जिसको लैटिन शब्दों के दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विधि और जिसका जो लेशियो का अर्थ है प्रस्थापना। यानी कि विधायन का अर्थ, जो विधायन शब्द लिया गया है वो अंग्रेजी के लेजिस्लेशन शब्द से मिलकर बना है, और ये जो लेजिस्लेशन शब्द है ये लैटिन शब्द के दो शब्दों से मिला है, बनकर मिला है, लेजिस यानी और लेसियो से। लेजिस का अर्थ है विधि और लेसियो का अर्थ है प्रस्थापना, यानी विधि की प्रस्थापना या निर्माण करना ही जो शाब्दिक अर्थ रूप में लेजिस्लेशन को माना जाता है कि विधि का स्थापना या निर्माण करना ही क्या होता है, विधायन होता है या उस लेजिस्लेशन होता है। तो ये हमने इसका शाब्दिक अर्थ देख लिया कि जो लेजिस्लेशन है वो अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना है, और ये अंग्रेजी का जो शब्द है लेजिस्लेशन ये लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, लेजिस और लेशियो से। लेजिस का अर्थ है विधि और लेशियो का अर्थ है प्रस्थापना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ विधि का प्रस्थापना, विधि की प्रस्थापना या निर्माण। फिर हम देखेंगे कि विभिन्न शास्त्रियों ने लेजिस्लेशन के बारे में, यानी कि विधायन के बारे में क्या कहा। तो विधायन के बारे में जो प्रथम हमारे जूरिस हैं वो डायस महोदय ने कहा कि इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी प्राधिकारिक शक्ति द्वारा विधि को विमर्श पूर्वक एक निर्माण निर्धारित ढांचे में डालने की प्रक्रिया को विधायन कहते हैं। यानी कि हमारे जो जूरिस थे डायस महोदय ने बात कही कि जो विधायन है उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेशन है या विधायन है वो विधि निर्माण की जो भी संस्था है उसके द्वारा एक ढांचे में डालकर बनाने की प्रक्रिया को विधायन कहते हैं। यानी कि किसी प्राधिकारी की शक्ति द्वारा विधि को विमर्श पूर्वक एक निर्धारित ढांचे में डालने की प्रक्रिया को विधायन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विधि शास्त्री ने ये बात कही है विधायन के संबंध में कि वो एक विचार विमर्श पूर्वक एक ढांचे में डालकर विधि निर्माण के लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती है उसे विधायन कहा जाता है, ये बात जो डायस महोदय ने कही है। फिर डायस महोदय ने कहा है कि न्यायालय द्वारा जो ये जो न्यायालय भी है, अगर न्यायालय के द्वारा भी अगर कोई विधि का निर्माण किया जाता है तो वो विधि का निर्माण जो कर रही तो उसका वो न्यायिक कार्य नहीं कहा जाएगा, वो उसका विधायन यानी विधायन निर्माणा यानी कि उसकी एक तरीके से विधिक शक्ति के रूप में देखा जाएगा। ये भी बात डायस महोदय ने कहा है। एक बार यूजीसी नेट की परीक्षा में इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था और जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है उस न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि को जो न्यायिक शक्ति ना मानकर उसको जो है एक तरीके से विधायिक शक्ति माना जाता है, विधायी शक्ति मानी जाती है, वो बात किसने कहा था, तो वो डायस महोदय ने कही थी। फिर अगले जो शास्त्री हमारे बेंथम महोदय हैं, बेंथम महोदय ने कहा कि किसी प्रकार के विधि निर्माण को विधायन कहा जाता है। लेंथम या बहुत सारे ऐसे विस्थात्री थे जिनका मानना था कि किसी भी प्रकार के जो विधि निर्माण को ही विधायन कहा जाता है, किसी भी प्रकार से अगर विधि किसी संस्थान के द्वारा बनाया जाता है उसी को विधायन कहा जाता है। ये बात सामंत महोदय और इनके साथी बहुत सारे विद्यार्थी जो है शास्त्रियों ने
बात कही। अगले जो भी शास्त्री हमारे आइंस्टीन महोदय ने विधायन के बारे में कहा कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि निर्माण या उसमें संशोधन या परिवर्तन अथवा नया उपबंध जोड़ा जाता है, विधायन के अंतर्गत आता है। इन्होंने बात कही कि विधायन के अंतर्गत क्या आता है, तो आइंस्टीन महोदय ने कहा कि अगर कोई भी संस्थान है जो किसी भी तरीके से विधि का निर्माण कर सकता है, वो संशोधन कर सकता है या उसमें कुछ जोड़ सकता है, तो वैसे संस्थान के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी वो विधायन कहलाई जाएगी। यानी संशोधन करने की शक्ति, उसमें जोड़ने की शक्ति और उसमें निर्माण करने की शक्ति जिस भी संस्थान में अगर कोई शक्ति रखता है, तो उसके द्वारा जो भी निर्मित किया जाएगा विधि, उसको विधायन कहा जाएगा। ये बात आइंस्टीन महोदय ने कहा कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि निर्माण या उसमें संशोधन या परिवर्तन अथवा नया उपबंध जोड़ा जाता है, तो विधायन के अंतर्गत आता है। यानी कि सामंत महोदय ने कहा था किसी भी प्रकार के विधि निर्माण को विधायन कहते हैं, और इन्होंने संशोधन और परिवर्तन और उसके अन्य उपबंध को जोड़ने की जिसके पास शक्ति है उसको विधायन के रूप में अगर देखा है तो वो आइंस्टीन महोदय ने देखा है। फिर आइंस्टीन महोदय ने आगे कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांतों के आधार पर निर्मित विधि उनके वैधानिक अधिकार का द्योतक है, न कि उनके न्यायिक अधिकार का द्योतक है। इन्होंने कहा, आइंस्टीन महोदय ने, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्मित विधि है उनके द्वारा जो भी विधि निर्माण किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिकल 145 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में आर्टिकल 145 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो इसके नियम बनाने की शक्ति है, इसकी न्यायिक शक्ति न होकर ये इसकी जो घोतक है, ये इस बात का पूरी तरीके से सबूत है कि ये इसका वैधानिक जो है वो उसका वैधानिक शक्ति का प्रयोग है। तो इसी बात को दोहराते हुए आइंस्टीन महोदय ने कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांतों के आधार पर निर्मित विधि उसके वैधानिक अधिकार के घोतक है, न कि उसका न्यायिक अधिकार का घोतक है। तो अगले जो भी शास्त्री हमको देखना है, सामंत महोदय ने फिर से विधायन के बारे में क्या कहा है, तो विधायन विधि का वह भाग है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों को घोषणा में सन्निहित है और वह सिद्धांतों का ऐसा वर्णन है जो उन्हें विधि में बल प्रदान करता है। इन्होंने बात कही है, सामंत महोदय ने कहा है कि विधि विधायन का वह भाग है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों की घोषणा में सन्निहित है, वह सिद्धांतों का ऐसा वर्णन है जो उन्हें विधि का बल प्रदान करते हैं। यानी इनका कहना है कि जो भी हमारी प्राधिकारी है जो विधि बना सकता है, उस विधि की घोषणा करने वाला प्राधिकारी, उसमें जो शक्ति सन्निहित है विधि बनाने की, वही जो उसमें सिद्धांत समाहित होते हैं, वो जो उसको बल प्रदान करते हैं, वही वो विधायन कहलाता है। यानी कि ये कहते हैं कि विधायन विधि का वह भाग है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों की घोषणा में सन्निहित है, वह सिद्धांतों का ऐसा वर्णन है जो उन्हें विधि का बल प्रदान करते हैं। तो ये बात किसने कही, ये बात विधायन के संबंध में सामंत महोदय ने कहा। अभी आपने देखा था कि सामंत महोदय ने एक और बात विधायन के संबंध में कहा था कि ये बात कहते थे कि सामंत महोदय ने ही कहा था कि जो विधायन है वो दो तरीके से होता है, एक अधीनस्थ विधायन, जो एक आपने बताया था, इन्होंने बताया था अधीनस्थ विधायन, एक आपने इन्होंने बताया था सर्वोच्च विधायन। ये आगे हम देखेंगे। और ग्रे महोदय ने विधायन के संबंध में कहा है कि राज्य के व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा को विधायन कहता है, कि राज्य की जो भी व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा है उसे ही विधायन कहा गया है। ये बात ग्रे महोदय ने कहा। कि ग्रे, हमने इतनी परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट थी उनको हमने देख ली कि विधायन के संबंध में क्या कहा। फिर विधायन से क्वेश्चन जो हमारी पूछता जाता है विशेषताओं से, कि विधायन की क्या विशेषताएं हैं, तो यह संसद या विधायिका द्वारा निर्मित होता है। विधायन जो निर्मित होता है वो संसद या विधायिका द्वारा निर्मित होती है। विधायन विचार पूर्वक नियमों का संग्रह है। अभी आपने देखा था कि जो डायस महोदय कहते थे कि किसी प्राधिकारी शक्ति द्वारा विधि को विमर्श पूर्वक एक निर्धारित ढांचे में ढालने की प्रक्रिया को विधायन कहते, तो यही इसकी एक विशेषता निकल के आई कि विधायन विचार पूर्वक नियमों का संग्रह है। यानी विधायन का निर्माण ऐसे नहीं किया जाता है, विधायन का जब भी निर्माण किया जाता है तो विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है। और विचार जो विधायन होता है वो निर्माण करने की जो शक्ति होती है वो विधायिका में होती है, या विधायिका उस किसी भी देश के जो संप्रभु वहां का जो संस्थान होता है, जैसे कि भारत में संसद है, उसके द्वारा जो विधि निर्माण की जाती है। राज्यों में जो हमारा संस्थान है उसको आपने देखा होगा कि जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती है वो उसकी सर्वोच्च शक्ति के द्वारा बनाया गया जो भी कानून होता है वो विधायन कहलाता है।
फिर हम बात करते हैं कि यह लिखित होता है और इसमें अन्य स्रोतों की अपेक्षा आज्ञापक तत्व होते हैं। यानी कि विधायन में हमने देख लिया कि विधायन की आवश्यक है कि यह संसद के द्वारा या उस देश की विधायिका के द्वारा निर्मित किया जाता है। विधायन में जो है विचार विमर्श पूर्वक बनाया गया एक संग्रह होता है। विधायन लिखित होता है और इसमें अन्य स्रोतों की अपेक्षा ये आज्ञापक, यानी कि विधायन में ऐसा बल होता है कि वो किसी भी तरीके से उसमें आज्ञा पालन करवाने की योग्यता होती है। यानी कि जो आपने पढ़ा था विश्लेषणात्मक विचारधारा कि संप्रभु का समादेश होता है, यानी संप्रभु का समादेश यानी सर्वोच्च शक्ति के द्वारा जो भी घोषणा की जाती है, जो भी निर्मित की जाती है विधि, वो सभी के द्वारा पालनीय होती है, या आइंस्टीन महोदय कहते हैं। तो इसी तरीके से जो विधायन है वो संसद या उस संस्थान के जो विधायिका है उसके द्वारा निर्मित वो सर्वोच्च कानून होते हैं और उसमें वो शक्ति होती है कि उसके द्वारा वो पालन आपको करना ही होगा। तो ये बात कही जाती है विधायन की विशेषताओं के संबंध में। फिर विधायन के महत्व से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है यूजीसी नेट, और एक बार इसको जो है एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि विधि निर्माण में विधायन को सबसे प्रबल, प्रमुख एवं संप्रभु स्रोत माना जाता है। ये महत्व पूछा गया है कि विधि निर्माण में विधायन का सबसे प्रबल, प्रमुख एवं संप्रभु स्रोत माना जाता है कि किस चीज को यानी किस स्रोत को सबसे प्रमुख विधि निर्माण में माना जाता है। तो किसको माना जाता है, वो विधायन को माना जाता है। वहां पे ऑप्शन था रूढ़ि को माना जाता, प्रथा को माना जाता, विधायन को माना जाता, न्यायिक निर्णय को माना जाता है, या विधि शास्त्रियों के द्वारा दिए गए जो भी हमारे शब्दकोश है या विद्यार्थियों के द्वारा जो भी निर्मित विधियां हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विधायन को माना जाता है विधि निर्माण के लिए। तो रास्को पाउंड ने इसके प्रयोजन यानी उद्देश्य के बारे में ये क्वेश्चन बनाया कि रास्को पाउंड ने विधायन के उद्देश्य के संबंध में क्या बात कही। तो रास्को पाउंड ने कहा है कि विधायन जो है वो न्याय व्यवस्था करने के लिए न्याय व्यवस्था करता है, समाज में स्थिरता लाता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम स्वाधीनता को सुनिश्चित करता है और मनुष्यों की अधिकार को संतुष्टि प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा अगर भारत के संविधान को देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या करता है, वो न्याय व्यवस्था का काम भी करता है, वो समाज में स्थिरता का भी काम करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम जो स्वाधीनता है, जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट को देखा है, तो फंडामेंटल राइट क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम वो स्वाधीनता सुनिश्चित करता है और मनुष्यों की अधिकतम संतुष्टि का भी घोषक होता है। तो ये सारी बातें जब अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं कि वो भी एक जो संविधान सभा के द्वारा एक सर्वोच्च संस्था के द्वारा निर्मित हमारा जो है दस्तावेज है जिसके द्वारा पूरी व्यवस्था भारत की चलती है, उस सर्वोच्च कानून को भी अगर रास्को पाउंड के नियमों के आधार पर देखते हैं तो न्याय व्यवस्था करना, समाज में स्थिरता लाना, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम स्वाधीनता सुनिश्चित करना और मनुष्यों की अधिकतम संतुष्टि का जो घोषक है वो क्या है, विधायन का काम है। फिर हम बात करते हैं कि वर्ग महोदय ने विधायन के बारे में क्या कहा, इन्होंने प्रयोजन के बारे में क्या कहा। तो समाज में सुधार के लिए विधायन ही एक प्रभावी साधन है। यानी कि जो वर्ग महोदय का मानना है कि समाज में अगर सुधार लाया जाना सकता है तो केवल और केवल विधायन के द्वारा ही लाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि भारतीय समाज जो जब इस यहाँ पे विधियां नहीं थी, केवल रूढ़ि और प्रथाओं पे चलते थे, राजा अपने अनुसार विधियों का निर्माण करते थे, अपने आदेशों को ही विधि मानते थे। तो आपने देखा था कि जब कोई लिखित विधि नहीं थी तो समाज व्यवस्थित रूप से नहीं संचालित हो पा रहा था। जब हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ विधियां बनाई और उसके द्वारा एक व्यवस्थित समाज को संचालन करने के लिए कुछ विधियों का उपबंध किया और उसको द्वारा आपने देखा होगा कि उससे समाज का संचालन जो हो सका वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ। और आपने देखा होगा सती प्रथा जैसी हमारे यहाँ जो रूढ़ि और प्रथा थी उसको भी विधायन बनाकर ही खत्म किया गया, समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि बाल विवाह हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, ये सारे विधायन ही है जिसके द्वारा समाज में सुधार किया गया। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्ग महोदय ने कहा कि समाज में सुधार के लिए विधायन ही एक सबसे प्रभावी साधन है। ये बात आपने देखा। फिर बात करते हैं कि अधिनियम, एक जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनियमित वित्त और अनधिनियमित वित्त में क्या अंतर होती है। यानी कोडिफाइड लॉ जो होता है वो क्या होता है, तो विधानमंडल या जो विधानमंडल के द्वारा जो भी हमारे वहां कोई जो संप्रभु शक्ति होती है किसी भी देश में, उस देश की संप्रभु शक्ति के द्वारा जो विधायिका होती है उसके द्वारा बनाया गया जो कानून होता है और वो जो विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है संहिताबद्ध कानून होती है वही अधिनियमित विधि होती है। और ऐसी विधियां जो संहिता विधि नहीं होती है यानी कि उस सर्वोच्च संस्था के द्वारा किसी भी तरीके से अधिनियमित करके वो विधि का नहीं बनाया जाता है तो वो अनधिनियमित विधि कही जाती है। जैसे कि
जो अधिनियमित विधि है वो इंग्लैंड की आप देखते हैं कि जो संविधिक कानून उसको कहा जाता है अधिनियमित विधि को, और अनअधिनियमित विधि को जो कहा जाता है इंग्लैंड में कॉमन लॉ के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो कोडिफाइड लॉ है, जो नॉन कोडिफाइड लॉ है, दोनों को अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते तो इंग्लैंड में संविधिक कानून के रूप में कोडिफाइड लॉ को देखा जाता है और नॉन कोडिफाइड लॉ को वहां पे कॉमन लॉ के रूप में देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि विधायन के प्रकार। तो विधायन के प्रकार में जो सामान्य महोदय ने बताया कि विधायन दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वोच्च विधायन, एक अधीनस्थ विधायन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधिशास्त्री ने विधायन को दो भागों में बांटा है, सर्वोच्च विधायन और अधीनस्थ विधायन। तो आपको बताना होगा कि सामान्य महोदय ने विधायन को दो भागों में बांटा है, सर्वोच्च विधायन और अधीनस्थ विधायन। फिर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च विधायन क्या होता है, अधीनस्थ विधायन क्या होता है। तो सर्वोच्च विधायन क्या होता है, राज्य की संप्रभु शक्ति द्वारा जो भी कानून और नियम बनाए जाते हैं, राज्य की संप्रभु शक्ति के द्वारा जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं वो सारे कानून क्या होते हैं, सर्वोच्च विधायन कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 की जब बात करते हैं, आर्टिकल 245 के अंतर्गत जो हमारी संसद है और जो राज्य विधानमंडल है इनके द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो सर्वोच्च कानून माना जाता है। यानी कि हमने देखा कि आर्टिकल 245 के अंतर्गत जो बनाया गया कानून है इंडिया में अगर देखा जाए तो वो सर्वोच्च कानून कहलाता है। और हमारे जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाया जाता है उसको भी सर्वोच्च कानून माना जाता है। और हम फिर देखते हैं 213 के आर्टिकल के द्वारा जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा जो अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाया जाता है वो भी सर्वोच्च विधायन माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 145 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाने की शक्ति रखती है वो भी जो निर्मित कानून होता है वो सर्वोच्च कानून होता है। और अधीनस्थ कानून जो होते हैं वो अन्य संस्थान के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो क्या होता है, अधीनस्थ कानून होता है। अधीनस्थ कानून के अंतर्गत इसको जो निम्न भागों में बांटा गया है, एक उपनिवेशिक विधायन के रूप में, कार्यपालिका विधायन के रूप में, न्यायिक विधायन के रूप में, नगर पालिका विधायन के रूप में, स्वायत्त शासन संबंधित विधायन के रूप में। यानी कि जो अधीनस्थ विधायन है उसको हम उपनिवेशिक विधायन के रूप में बांटते हैं, कार्यपालिका विधायन के रूप में देखते हैं, न्यायिक विधायन के रूप में देखते हैं, नगर पालिका विधायन के रूप में देखते हैं और स्वायत्त शासन संबंधित विधायन के रूप में देखते हैं। तो ये बात हो गई विधायन। विधायन किन शब्दों से मिलकर बनी है, विधायन की परिभाषा को आपने देख लिया, विधायन के आपने प्रकार को देख लिया, विशेषताओं को देखा और उसके महत्व को भी समझा। फिर अब बात करेंगे विधायन में प्रत्यायोजित विधायन। तो प्रत्यायोजित विधायन यानी कि ये बात हम करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्यायोजित विधायन कैसा विधायन होता है। तो जब अपनी संसद या कोई ऐसा संप्रभु जो इसकी बात करते हैं कि जो अपनी शक्ति को, जो विधायिका अपनी शक्ति का कार्यपालिका को जो प्रत्योजित कर देता है, यानी कार्यपालिका को जो शक्ति दे देता है अपनी विधायी शक्ति को, वही जो शक्ति होती है वो प्रत्यायोजित विधायन होता है। तो प्रत्यायोजित विधायन का जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इसका प्रारंभ 1832 में इंग्लैंड में जो एक सुधार एक्ट द्वारा 1832 के सुधार एक्ट द्वारा इसका प्रारंभ हुआ। पहली बार इसका जो प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में 1832 के सुधार एक्ट के द्वारा प्रत्यायोजित विधायन का प्रारंभ हुआ। और प्रथम युद्ध में जो भी अव्यवस्थाएं फैली थी उन अव्यवस्थाओं को निष्पादन करने के लिए, उनको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पहली बार विधायिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ काम सौंपे गए थे और उसके द्वारा कार्यपालिका क्या करती थी, कानून का निर्माण कर सकती थी, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी। और वर्तमान समय में भी विधायिका हर एक वस्तु या हर एक समस्या के लिए कानून नहीं बना सकती है, तो अपनी शक्ति को वो कार्यपालिका को कुछ हद तक सौंपती है। तो ऐसी शक्ति जो होती है वो आपकी प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति कहलाती है। और प्रत्यायोजित विधायन के समर्थन में लास्की महोदय हैं, जैनिंग महोदय है और रुक्सन महोदय हैं। यानी कि 3 विधिशास्त्री हैं। ये पूछा गया है कि कौन प्रत्यायोजित विधायन का समर्थक है और कौन इसके विरोध में है। तो लास्की महोदय, जैनिंग महोदय और रुक्सन महोदय ये प्रत्यायोजित विधायन के समर्थक है और विरोधी है हिबर्ट महोदय, कीटन महोदय और एलन महोदय। यानी कि प्रत्यायोजित विधायन का कौन से विद्यार्थी समर्थन करते हैं और कौन इसको विरोध में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लास्की और जैनिंग और रोक्सन महोदय ये इसके समर्थन में है और विरोध में हिबर्ट और कीटन और एलन महोदय हैं, ये क्या करते हैं, इसके विरोध में आते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि विधायिका द्वारा व्यवस्थापिका को, जब इसकी हम परिभाषा को देखते हैं तो विधायिका द्वारा व्यवस्थापिका को अपनी विधायन शक्ति को जो निर्माण करने की, जो विधि निर्माण की शक्ति है, जो प्रत्योजित करता है, वही उसकी प्रत्योजन विधायन कहलाता है। यानी कि विधायिका अपनी शक्ति को कुछ अधिनियमों के अंतर्गत या कुछ सीमाओं के अंतर्गत जब कार्यपालिका को सौंप देती है तो ऐसी शक्ति को प्रत्योजित शक्ति कहलाती है। और इस जो प्रत्योजित शक्ति होती है वो विधि के निर्माण से संबंधित होती है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रत्योजित विधायन। ये आप सभी को क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या रहा कि विधायिका को, कार्यपालिका को देना पड़ा ऐसी शक्ति, विधि निर्माण जैसी शक्ति को क्यों देना पड़ा? तो यहाँ पे बात होती है कि एक तो जो समय का अभाव था, यानी कि संसद सत्र जो है आप देखते हैं मुख्यतः 6-6 महीने पे 2 बार चलता है। और दूसरी बात है कि जो विधायक हैं, जो सांसद लोग हैं, उनके पास एक तरीके से समय का अभाव होता है। वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है और कभी-कभी हमें आवश्यकता होती है, समय की मांग होती है कि अचानक हमें विधि की जरूरत होती है किसी भी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो उस आवश्यकता के लिए यानी समय के अभाव के कारण हमें क्या करना पड़ा? जो प्रत्योजित शक्ति है वो हमको कार्यपालिका को देनी पड़ी। फिर तकनीकी ज्ञान की कमी, जो हमारे सांसद और विधायक लोग होते हैं, इनके पास उस तरीके की तकनीकी ज्ञान नहीं होती है और कुछ जो विशेष कार्य होते हैं जिनके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए भी हमारी जो विधायिका के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ सीमाओं के अंतर्गत ये शक्ति प्रदान कर दी जाती है। फिर बात आती है आपातकाल स्थिति। अगर आपातकाल स्थिति आती है, वहां पे किसी भी तरीके से संसदीय विधि नहीं उपलब्ध है, यानी विधायिका के द्वारा निर्मित विधि का किसी भी तरीके से उत्पन्न नहीं किया गया है, तो उस आपात स्थिति के निपटने के लिए विधि की तुरंत आवश्यकता होती है और कार्यपालिका को वो जरूरत होती है, तो इसलिए भी ये प्रत्योजित शक्ति दी जाती है। फिर बात की जाती है विधि का प्रायोगिक परीक्षण के, यानी विधि का प्रायोगिक परीक्षण के लिए भी विधायिका द्वारा प्रत्योजन की शक्ति कार्यपालिका को सौंपी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में प्रत्योजित शक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में प्रत्योजित विधायन पर न्यायालय का प्रभावी एक तो नियंत्रण भी है और इसका जो इस पर प्रथम केस है वो है इंद्री दिलहीलाद के बाद में पहली बार प्रत्योजन शक्ति का यहाँ पे एक तरीके से आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और इसी के अंतर्गत पहली बार प्रत्योजन शक्ति को क्या किया गया था? प्रत्योजन विधायन को एक तरीके से मान्यता प्रदान की गई थी। फिर हम देखते हैं कि जो मूलभूत जो प्रत्योजित विधायन है, जो प्रत्योजित शक्ति है जो दिया जाता है, इस पे किस तरीके से नियंत्रण है? तो नियंत्रण इस पे 4 तरीके से है। संसदीय नियंत्रण है, संसदीय निरीक्षण का नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण है और इसका जो है अन्य यानी प्रकाशन के द्वारा भी इस प्रत्योजित शक्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो जब जो प्रत्योजित शक्ति संसद ने दिया है, उस संसद ने एक अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यपालिका को विधायन बनाने की शक्ति दिया गया है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या संसद ने जो प्रत्यायोजित शक्ति दी थी जिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका को, क्या उसने उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए इसे विधि का निर्माण किया है? अगर वो विधि का निर्माण उस सीमा के रहते हुए नहीं किया है तो न्यायपालिका के द्वारा उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या अवैध असंवैधानिक घोषित उसको कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि संसद जो भी कार्यपालिका कानून बनाती है, उस कार्यपालिका के कानून को जो है संसद के पटल पे रखा जाता है और किसी भी तरीके से अगर उसपे जो कार्यपालिका ने किसी भी तरीके से उसमें कोई कमी रखी है तो संसदीय निरीक्षण के द्वारा भी उस विधि को वो क्या किया जाएगा? उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर कार्यपालिका ने कोई विधि बनाई है, उस विधि का प्रकाशन होना अनिवार्य है और प्रकाशन होने के बाद जनता के द्वारा भी उस विधि का अगर विरोध किया जाता है तो उसको भी संसद और या न्यायपालिका अपनी सक्रियता के माध्यम से उसको किसी भी तरीके से विधि को शून्य घोषित करता है या अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि किस तरीके से हमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने बात कर ली विधायन के अर्थ की, हमने बात कर ली परिभाषाओं की, हमने बात कर ली विशेषताएं, महत्व और फिर हमने बात कर ली विधायन के प्रकार की। फिर हमने विधायन को प्रत्योजित विधायन के रूप में देखा। तो यूजीसी नेट में परीक्षा की दृष्टिकोण से जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे विधायन से पूछे जाते थे, जिन परिभाषाओं को आज तक पूछा गया है या संभवित जो भी परिभाषाएं हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको दे दी गई है। तो आपको आशा मैं करता हूँ कि विधायन से आने वाले सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे और
अगला जो आपका टॉपिक होगा वो न्यायिक पूर्ण निर्णय होगा, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट पे बात करेंगे और विधि के स्रोत यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली बार जब हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ेंगे हम न्यायिक पूर्ण निर्णय और फिर हम कब्जा पढ़ेंगे, स्वामित्व पढ़ेंगे, अधिकार और दायित्व पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी का जो प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से समर्थन है, ये और भी लोगों को वीडियो शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जीआरएफ सपना है, जिनका नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और वो केवल और केवल उन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं, जो केवल और केवल आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। और एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा तेज़ी के साथ बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरत है कि आपका समय आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, केवल आपको चाहिए रिवीज़न और वो रिवीज़न कराने के लिए मैं आपके सामने डेली उपलब्ध रहूँगा और जितने भी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों को मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। मई के महीने तक आप मानिए हमें 3 से 4 वीडियो भी अगर देना पड़ेगा, तब भी हम उसपे मेहनत करेंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएँगे। क्योंकि जीआरएफ हमारे जो भी बच्चे हमसे जो पैड कोर्स में हैं, जो भी बच्चे हमसे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन सभी के हमारी जो ज़िम्मेदारी है, जो मैंने उन्हें सटीक तैयारी की जो रणनीति बताई, जो भी हमारे बच्चे सफल हुए हैं, उनसे भी आपको बात करवाएँगे और किस तरीके से वो सभी पास हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने जीआरएफ अपना क्लियर किया है। हमारा पिछली बार एक बच्चा जीआरएफ क्लियर किया है और हमारे 3 साथी जो वो क्या किए हैं, नेट क्लियर किए हैं और उन्हीं सभी का जो था, वो सभी का माध्यम हिंदी था और हिंदी माध्यम के लिए मैं ये दावा करता हूँ कि ये रामबाण इलाज है और ये बहुत अच्छा आपको कवर करेगा। तो दोस्तों, आप सभी को मैं जो है नमस्कार और जय हिंद।